जय हिंद साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो अपन विषय लेके चल रहे थे राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान की नदियां, झीलें आदि के बारे में, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अपन बात कर चुके हैं। आज अपन राजस्थान की मिट्टी के बारे में बात करते हैं, और मिट्टी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही। मिट्टी से आदमी जुड़ा हुआ है, वो आगे बढ़ता है, और मिट्टी से जुड़ाव ही महसूस किया जाता है। और इसीलिए मिट्टी के बारे में किसी प्रकार का भी, और भी कबीरदास ने भी कहा है कि मिट्टी कहे कुम्हार से कि तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा फिर मैं रोंदू की तोय। तो अंत समय में भी मिट्टी में ही मिलना है। तो कुम्हार से मिट्टी कह रही है कि तू मुझे क्या गूंथ रहा है, एक समय ऐसा भी आएगा जब मैं तुझे गूंदूंगी और तुझे भी एकदम मिट्टी के अंतर्गत समाना है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अपन आगे चलते हैं। तो राजस्थान की मिट्टियां, राजस्थान की मिट्टियां। तो राजस्थान की मिट्टियों के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अपन मिट्टी का मूल फैक्ट है वो ध्यान करते हैं कि मिट्टी की प्राय गहराई कितनी होती है। प्राय गहराई जो ऊपरी परत होती है वो 30 से 40 सेंटीमीटर तक ही मिट्टी की परत होती है। ये अपने को ध्यान में रखना है कि मिट्टी की जो गहराई है वो ऊपरी परत है वो 30 से 40 सेंटीमीटर के अंतर्गत ही मिट्टी की परत, और ये उपजाऊ परत होती है। और अधिकतम प्राय तो ये 30 से 40 सेंटीमीटर होती है, और अधिकतम ये 150 सेंटीमीटर तक है हो सकती है। ये अपने को ध्यान में रखना है कि मिट्टी की जो परत है, ऊपरी परत, वही उपजाऊ होती है, और उस परत को बनने में बहुत समय लगता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और इसकी प्राय गहराई 30 से 40 सेंटीमीटर होती है, और अधिकतम इसकी गहराई कितनी हो सकती है, 150 सेंटीमीटर तक इसकी गहराई हो सकती है। अब बात करते हैं कि राजस्थान की मिट्टी को दो प्रकार से राजस्थान की मिट्टी बनती है। अगर इसको ध्यान में करें तो एक तो राजस्थान में मिट्टी, एक तो होगी जलोढ़, एक हो जाएगी जलोढ़। जलोढ़ का मतलब हो गया किसी न किसी रूप से जल द्वारा जो निर्मित है, या जल द्वारा बहाकर लाई गई, या फिर नदियों द्वारा बहाकर लाई गई। तो ये हो जाएगा अपने पास है नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी। यानी जल के द्वारा जो मिट्टी लाई गई है, या फिर जल के द्वारा जो मिट्टी बनी हुई है, या फिर जल के द्वारा जो मिट्टी बिछाई गई है, वो क्या हो जाएगी, जलोढ़ हो जाएगी। कौन सी मिट्टी हो जाएगी, जलोढ़। तो दो प्रकार की मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है, एक तो जलोढ़ हो जाएगी और एक हो जाएगी वातोड़। दूसरी मिट्टी हो जाएगी वातोड़। वातोड़ का मतलब हो गया वायु द्वारा। वायु द्वारा जो मिट्टी लाकर जमा की गई है, वायु द्वारा जमा की गई मिट्टी। यानी वायु है वो क्या है कि अपना अपर्दन द्वारा जो क्या है कि मिट्टी को बहाकर लाता है, और निक्षेपण द्वारा उसका जमाव किया जाता है। तो वो मिट्टी कौन सी हो जाएगी, वातोड़ हो जाएगी। तो राजस्थान में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, एक तो जलोढ़ और एक वातोड़। मूल रूप से विभाजन तो ये हो सकता है। अब उसके बाद में जो बेसिक विभाजन है उसके बारे में बात करते हैं। तो दो तरीके से जो मिट्टी बनी है, एक तो जलोढ़ द्वारा, जल द्वारा बहाकर लाई गई, और दूसरी वातोड़ द्वारा, वायु द्वारा बहाकर लाई गई। तो राजस्थान में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ और वातोड़ मिट्टियां पाई जाती है। अब मिट्टियों का जो सामान्य वर्गीकरण है उसके बारे में बात करते हैं। मिट्टियों का सामान्य वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण। तो सामान्य वर्गीकरण के अगर अंतर्गत अपन बात करते हैं तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, और उस मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत अपने कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर बुलई और रेतली मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे सामान्य वर्गीकरण में सबसे पहले नंबर पर कौन हो जाएगा अपने पास, बुलई, रेतली या मरुस्थलीय, मरुस्थलीय मृदा। तो ये क्या है कि पूरे राजस्थान के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र पर फैली हुई मृदा है। कौन सी, बुलई, रेतली, मरुस्थलीय मृदा इसको अपन कह सकते हैं। और अमेरिका का जो वैज्ञानिक विभाजन है उसके हिसाब से इसको कह सकते हैं एरिडी सोल्स।
एरिडोसोल्स कह सकते हैं, या एरिडोसोल्स अपन इसको कह सकते हैं। एरिडोसोल्स इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगी। तो बुलई, रेतली और मरुस्थलीय एक ही मृदा है। इसी को अपन बुलई बोल सकते हैं, इसको रेतली बोल सकते हैं, इसको मरुस्थलीय मृदा कह सकते हैं, और इसको वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर इसको क्या कह सकते हैं, एरिडोसोल्स मृदा भी अपन इसको कह सकते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब मिट्टी के अंतर्गत महत्वपूर्ण बातों के अंतर्गत तो कौन सी मिट्टी हो गई, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, अर्धशुष्क और शुष्क। तो राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसको दो भागों में बांटा गया है, अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश में पाई जाती है। अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश, और बड़े क्षेत्र में बोले तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसके अंतर्गत 61.11% भाग आता है। उस पूरे के पूरे क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये बुलई रेतली मिट्टी पाई जाती है। जिले इसके अंतर्गत कितने शामिल हो जाते हैं, इस प्रदेश के अंतर्गत अपन पहले पढ़ गए हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। एक तो बीकानेर संभाग पूरा का पूरा हो जाएगा, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, और उसके बाद में जोधपुर संभाग कंप्लीट हो जाएगा। जोधपुर, सिरोही को छोड़ करके जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, नहीं, जोधपुर इसके अंतर्गत अपने पास हो जाएगा, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर और सिरोही भी इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाएगा। और दो जिले कौन से हो जाएंगे, जयपुर संभाग के सीकर और झुंझुनू, सीकर और झुंझुनू, और एक नागौर हो जाएगा अजमेर संभाग का। तो ये 12 जिले इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाएंगे। सिरोही को इसके अंतर्गत अपने छोड़ सकते हैं क्योंकि वो पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत शामिल हो जाता है। तो 5 जिले तो ये हो गए जोधपुर संभाग के, और 4 जिले हो गए बीकानेर संभाग के, 5 और 4 9, और 2 हो गए जयपुर संभाग के, 11, और 1 हो गया अजमेर संभाग का। 12 जिले इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाएंगे। शुष्क और अर्धशुष्क वाला प्रदेश इसके अंतर्गत कंप्लीट शामिल हो जाएगा। कौन सी मिट्टी है, बुलई, रेतली और मरुस्थलीय मृदा इसको अपने कह सकते हैं। अब इसकी खासियत क्या है, अगर इस मिट्टी की विशेषताओं की बात करें तो मोटा कण है, बालू है, वो एक बड़े कणों की बालू है, मोटा कण है, और इसमें कैल्शियम और फास्फेट की अधिकता है। क्या चीज इसमें अधिकता किसकी है, मोटा कण, अधिकता हो जाएगी कैल्शियम और फास्फेट की। कैल्शियम जिसके अंतर्गत चूना शामिल हो जाता है, और फास्फेट की अधिकता इसके अंतर्गत पाई जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और कमी किसकी होती है, अधिकता, और कमी की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, और कार्बनिक पदार्थों की भी कमी होती है, कार्बनिक लवणों की। तो विशेषता, मिट्टी की विशेषताओं के बारे में ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बड़े क्षेत्र पर फैली हुई है। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें अपने को ध्यान में रखना है। इसमें मोटा कण है, और इसलिए क्या है कि जब मोटा कण है तो यहां पर क्या है कि ये जो नमी है ये बहुत कम धारण करती है, ये बहुत जल्दी शुष्क हो जाती है। अधिकता इसमें क्या है कि कैल्शियम और फास्फेट की अधिकता पाई जाती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। कमी किसकी पाई जाती है, नाइट्रोजन और कार्बनिक लवणों की इसके अंतर्गत कमी पाई जाती है। अब इसकी खासियत क्या है, इसमें फसलें कौन सी होती है, फसल की अगर बात करें तो फसलें इस क्षेत्र में ग्वार की होती है, मोठ, बाजरी, मूंग, ये फसलें इसके अंतर्गत होती है। ये अपने को ध्यान में रखना है कि मोठ, बाजरा, मूंग और ग्वार की फसलें इस क्षेत्र में होती है। अब अगर अपन बात करें, समराइज करते हैं, तो प्राय गहराई मिट्टी की 30 से 40 सेंटीमीटर होती है। अधिकतम 150 सेंटीमीटर हो सकती है। राजस्थान में 2 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, एक जलोढ़ और एक वातोड़। जल द्वारा जो भाकर लाई गई है वो जलोढ़ हो जाएगी, और वायु द्वारा जो जमा की गई है वो वातोड़ हो जाएगी। और सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत अपन बात करते हैं तो सबसे पहले रेतली, बुलई और मरुस्थलीय मृदा अपन कह सकते हैं।
ये शुष्क और अर्ध शुष्क भाग जो 12 जिले हैं उसके अंतर्गत शामिल हो जाएगी, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत। इसको एरिडोसोल्स भी अपने कह सकते हैं। इस मिट्टी की विशेषताएं क्या है कि मोटा कण है, कैल्शियम फास्फेट की अधिकता है और नाइट्रोजन और कार्बनिक लवणों की कमी इसमें पाई जाती है। अब इसका और भी वर्गीकरण इसके अंतर्गत किया गया है कि इस जलोढ़, ये जो बुलई रेतली मिट्टी है, इसको उप विभाग भी किए गए हैं, इसको 4 उप विभाग भी किए गए हैं। उसके बारे में अपन बात करते हैं कि बुलई मिट्टी को 4 उप वर्गीकरण भी अपन कह सकते हैं। बुलई के 4 प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे इसके बारे में अगर बात करते हैं, रेतली मिट्टी के 4 विभाग हो जाएंगे। रेतली मिट्टी उप विभाग, तो सबसे पहले इसके अंतर्गत अपने पास कौन सी हो जाएगी, रेतली बालू, जिसको अपन सीधी सीधी कह सकते हैं बालू मिट्टी है, वो कौन सी है। तो सबसे पहले इसका भाग हो जाएगा रेतीली बालू, यानी वनस्पति का बिल्कुल अभाव है और जो बालू का स्तूप निर्माण के अंतर्गत काम में आती है वो कौन सी हो जाएगी, रेतली बालू मिट्टी इसके अंतर्गत हो जाएगी। और ये कौन कौन से जिलों में पाई जाती है, तो बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, ये अपने पास है, और गंगानगर, ये तो इसके, ये जो बड़ा सकावटी वाला प्रदेश हो गया उसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाएगी, और ये थड़ी वाला प्रदेश इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाएगा। और बाकी जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये वाला क्षेत्र किसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा, इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा। रेतली बालू कहां पर पाई जाती है, जहां पर बालू के टिब्बों की अधिकता है, यहाँ पर या जहां पर बहुत ज्यादा अधिक संख्या के अंतर्गत बालू का स्तूप पाए जाते हैं, वहां पर कौन सी मिट्टी हो जाएगी, रेतली बालू मिट्टी उसके अंतर्गत हो जाएगी। बीकानेर, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, बाड़मेर और जोधपुर के अंतर्गत ये पाई जाती है। विशेषता अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं। अब उसके अंतर्गत लाल रेतली भी दूसरा भाग, उप विभाग हो जाएगा लाल रेतली। रेतली मृदा तो है ही, और ये लाल रेतली मृदा कहां पर पाई जाती है ये अपने को ध्यान में रखना है। तो नागौर, चूरू, झुंझुनू ये पाई जाती है, नागौर, चूरू, झुंझुनू, 3 जिले तो ये हो जाएंगे, नागौर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, पाली और जालोर में भी पाई जाती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। जोधपुर, पाली, जोधपुर, पाली और जालोर, 3 जिले ये हो जाएंगे, जोधपुर, पाली और जालोर। तो लाल रेतली मृदा है वो नागौर, चूरू और झुंझुनू में, और जोधपुर, पाली और जालोर में पाई जाती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। एक पीली भूरी रेतली, पीली भूरी रेतली, इसका क्षेत्र ध्यान में रखना है, क्योंकि उप विभाजन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से जिले के अंतर्गत पाई जाती है। ज्यादातर यही प्रश्न पूछा जाता है कि रेतली बालू कहां पर पाई जाती है, या लाल रेतली बालू कहां पर पाई जाती है, पीली भूरी रेतली मृदा कहां पर पाई जाती है। पीली और भूरी है वो नागौर और पाली में पाई जाती है, नागौर और पाली जिले के अंतर्गत पाई जाती है पीली भूरी रेतली मृदा, ये अपने को ध्यान में रखना है। एक खारी मृदा इसी के अंतर्गत हो जाएगी, बालू के अंतर्गत ये खारी हो जाएगी, जिसमें लवणों की मात्रा अधिक होती है, खारी मृदा, खारी मृदा, ये भी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती है। जहां पर नमक की झीलें हैं वो बड़ा क्षेत्रफल हो जाएगा, उसमें बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और नागौर, इन जिलों के अंतर्गत खारी मृदा पाई जाती है जो कि अनुपजाऊ होती है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि बुलई, रेतली या मरुस्थलीय मृदा है उसको 4 उप विभागों में अपन बांट सकते हैं। रेतली बालू, यानी जहां बालू का स्तूपों की दिखता है, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। दूसरी हो जाएगी लाल रेतली, जिसमें लाल है जो कण मोटा है, नागौर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, पाली और जालोर में। और पीली भूरी रेतली मृदा नागौर और पाली में।
और खारी मृदा है वो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और नागौर जिले के अंतर्गत पाई जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है कि सबसे बड़े क्षेत्र की जो मिट्टी है वो बालू, बलुई या मरुस्थलीय मृदा है, रेतली मृदा है। इसको 4 भागों में बांटा गया है। मोटा कण है, कैल्शियम और फास्फेट की अधिकता है, नाइट्रोजन और कार्बनिक लवणों की कमी है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और 12 जिले इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाएंगे। कौन सी फसलें होती है? ग्वार, बाजरा, मोठ और मूंग यहाँ पर मुख्य फसलें होती है। और बालू का स्तूपों की यहाँ पर अधिकता है। अब अगर अपन बात करते हैं दूसरा वर्गीकरण कौन सा हो जाएगा, दूसरी मिट्टी कौन सी सम्मिलित हो जाती है? रेतली और बालू तो अपने को ध्यान में हो गई कि कौन कौन से जिलों के अंतर्गत पाई जाती है। लगभग यही पूछा जाता है कौन सी जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है और मिट्टी की प्रकृति कैसी है। अब अगर अपन बात करते हैं लाल दोमट या लाल लोमी, लाल दोमट, लाल दोमट या लाल लोमी। लाल मिट्टी कहां पर होगी? पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत होगी और जहां पर नदियां भी बहती है, जल के द्वारा वो उसका प्रसार होता है। तो कौन कौन से जिलों के अंतर्गत हो जाएगी? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। कौन से जिलों के अंतर्गत पाई जाती है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है, नदियों द्वारा बिछाई गई है। इसके अंतर्गत ये अपने को ध्यान रखना है कि लाल दोमट या लाल लोमी 4 जिले ध्यान में रखने हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़, चारों के चारों उदयपुर संभाग के है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब इसकी विशेषता क्या है कि इसमें कमी किसकी है? ये जो लाल दोमट या लाल लोमी मिट्टी है इसके अंतर्गत है, कमी किसकी है? इसमें नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी है। नाइट्रोजन की कमी है, कैल्शियम की भी कमी है और फास्फोरस की भी इसमें कमी है। जब ये रंग इसका लाल है तो अधिकता क्या किसकी हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी लोहे की, लोहे की और पोटाश की। लोहे और पोटाश की इसमें अधिकता पाई जाती है। और इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? ये बारीक कण वाली है, क्योंकि ये चिकनी मिट्टी है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई। बारीक कण, बारीक कण हो जाएगी और नमी धारण की अच्छी क्षमता है। नमी धारण अधिकता, यानी ये जो है जल की मात्रा को लंबे समय तक बनाए रख सकती है। तो इस मिट्टी की विशेषता क्या हो जाएगी? नाइट्रोजन की कमी है, कैल्शियम की कमी है और फास्फोरस की कमी है। कौन सी मिट्टी में? लाल दोमट या लाल लोमी मिट्टी में। अधिकता किसकी है? लोह की और पोटाश तत्व की इसमें अधिकता है। बारीक कण है, नमी धारण करने की अधिक क्षमता है। जब नमी धारण करने की क्षमता अधिक हो तो फसलें कौन सी हो सकती है? गन्ना हो सकती है, चावल हो सकती है। लाल मिट्टी में मक्का की फसलें होती है और मक्का की फसलें इसके अंतर्गत हो सकती है। तो ये मुख्य रूप से फसलें हो जाएगी इस कौन सी मिट्टी में? लाल दोमट में। लाल दोमट या लाल लोमी। अब अपने को दोबारा इसको ध्यान में रखना है कि लाल दोमट, दूसरा जो विभाजन है वो पहला तो बलुई वाला हो गया था, बलुई या रेतली या मरुस्थलीय। दूसरा विभाजन हो जाएगा लाल दोमट या लाल लोमी। लाल लोमी कौन से जिलों के अंतर्गत पाई जाती है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले में पाई जाती है। इस मिट्टी की विशेषता क्या है? तो इसमें कमी किसकी है? नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस की इसके अंतर्गत कमी पाई जाती है। लौह तत्व की अधिकता है और पोटाश की इसमें अधिकता है। बारीक कण है, नमी धारण की क्षमता इसमें अधिक है। जब नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है तो फसलें गन्ना, चावल और मक्के की इसके अंतर्गत हो सकती है। अब अगली मिट्टी के अंतर्गत अपन बात करते हैं तो आगे अपने पास हो जाएगी काली, मध्यम काली। काली और मध्यम काली। काली मृदा अपने को पता है ये कहां पर पाई जाती है? ज्वालामुखी क्रिया से बनी है। काली, मध्यम काली। काली और मध्यम काली क्षेत्र अपने को पता है हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश राजस्थान का जो भौतिक विभाजन किया गया है, चौथा विभाजन कौन सा है? हाड़ौती प्रदेश। ये हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत 4 जिले कौन कौन से हो जाएंगे? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़।
ये प्रदेश विंध्याचल श्रृंखला का ही भाग है और दक्षिण के पठार का एक हिस्सा है। और ये क्षेत्र क्या है कि ज्वालामुखी जो हुई थी क्रिया, उसके 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 द्वारा ये क्षेत्र निर्मित है। जब ज्वालामुखी क्रिया द्वारा ये क्षेत्र निर्मित है तो यहाँ की मिट्टी कौन सी होगी? काली और मध्यम काली प्रकार की मिट्टी होगी। अब इसके अंतर्गत क्या है, इस क्षेत्र में ये जो मिट्टी है इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? कमी किसकी हो जाएगी? जब ज्वालामुखी क्रिया से जहां भी होता है वहां पर क्या है कि जैविक तत्वों का एक तो अभाव होता है और एक नाइट्रोजन और फास्फोरस का अभाव है। नाइट्रोजन का अभाव है, कमी फास्फोरस की कमी है, और जैविक तत्वों की कमी है। और अधिकता किसकी हो जाएगी? इसके अंतर्गत अधिकता किसकी हो जाएगी? कैल्शियम और पोटास की अधिकता हो जाएगी। इसमें कैल्शियम और पोटास की अधिकता हो जाएगी। और इसका जो कण है वो इसका कण बारीक है, बारीक कण, और नमी धारण करने की क्षमता भी अच्छी है, उच्च नमी धारण करने की भी क्षमता इसकी उच्च है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और जब काली मिट्टी के अंतर्गत सबसे अच्छी फसल किसकी होती है? कपास की होती है। कपास, गन्ना, दालें मुख्य रूप से होती है, और मूंगफली की फसलें भी काली मिट्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। मूंगफली, ये इसके अंतर्गत फसलें शामिल हो जाएगी। अब अपने को ध्यान रखना है कि काली और मध्यम काली मृदा है वो कहां पर पाई जाती है? हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है, क्योंकि ये बड़ा क्षेत्र है वो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित मिट्टी है और दक्षिण के पठार का हिस्सा है। और 4 जिले इसके अंतर्गत हो जाएंगे: कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। चंबल का जो उपवा क्षेत्र है वो बड़ा क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाता है। कमी किसमें हो जाएगी? नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक तत्वों की इसमें कमी होती है। अधिकता किसकी होती है? कैल्शियम और पोटास की अधिकता होती है। बारीक कण और उच्च नमी धारण करने की क्षमता होती है। इस कारण कपास, गन्ना, दालें और मूंगफली की फसलें इसके अंतर्गत होती है। अब अगला वर्गीकरण के अंतर्गत अपन बात करते हैं। आगे अपन बात करते हैं सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत कौन सी मिट्टी को अपन शामिल कर सकते हैं। तो उसके अंतर्गत अपन बात करते हैं कि कौन सी मिट्टी, 2 मिट्टियों के बारे में, 3 मिट्टियों के बारे में अपन कंप्लीट कर लिया, लाल, काली और रेतली। अब इसी से अंतर्गत मिलीजुली मिट्टियों के अंतर्गत अपने पास शामिल हो जाएगी मिश्रित लाल और काली। अगला वर्गीकरण हो जाएगा मिश्रित लाल और काली, यानी जहां लाल मिट्टी भी पाई जाती है और काली मिट्टी भी पाई जाती है, तो फिर ऐसा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो उसके अंतर्गत वही लाल मिट्टी वाला क्षेत्र हो जाएगा। उसके अंतर्गत उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ और भीलवाड़ा। और विशेषता वही हो जाएगी जो लाल और काली की दोनों मिश्रित वाली है, वो वाली विशेषता इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाएगी। मिश्रित लाल और काली कहां पर पाई जाती है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ और भीलवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और मिट्टी की विशेषता वही हो जाएगी जो लाल वाली में है, लाल वाली और फिर काली वाली दो विशेषता है, वो दोनों की सम्मिलित विशेषता इस मिट्टी के अंतर्गत सम्मिलित हो जाएगी। ये भी उपजाऊ मिट्टी है और फसल के लिए अच्छी है, ये अपने को ध्यान में रखना है। मिश्रित लाल और पीली अगली हो जाएगी। मिश्रित लाल और पीली, लाल और पीली दोनों मिली हुई है, उसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये अपने पास कहां पर हो जाएगी? सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सिरोही में हो जाएगी लाल और पीली। यानी लाल वाला जो लाल मिट्टी वाला क्षेत्र कौन सा होगा? पहाड़ी क्षेत्र होगा। पहाड़ी के अंतर्गत जब पीली मिट्टी वाला क्षेत्र है तो वो सम्मिलित हो जाएगा, तो फिर पहाड़ी क्षेत्र तो इसके अंतर्गत होगा ही होगा। तो सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सिरोही कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सिरोही हो जाएगा। और कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत उदयपुर और राजसमंद का हो जाएगा। उदयपुर और राजसमंद ये चिक्का मिट्टी है, चिक्का मिट्टी है, ये काफी उपजाऊ है। इस क्षेत्र के अंतर्गत एक
चिक्का चिक्का दोमट भी कह सकते हैं, चिक्का मिट्टी या चिक्का दोमट कह सकते हैं इसको। दोमट मिट्टी भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत है पाई जाती है। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें कमी किसकी है? कमी की बात करें तो तत्वों की कमी के बारे में बात करते हैं तो नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की इसके अंतर्गत है, नाइट्रोजन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, कैल्शियम की कमी है और कार्बनिक यौगिकों की कमी है। कार्बनिक यौगिकों, कार्बनिक यौगिकों की इसके अंतर्गत है कमी है। अधिकता किसकी है? अधिकता इसमें लौह की अधिकता और पोटास की अधिकता है। इसमें लौह की और पोटास की अधिकता है, लौह और पोटाश की इसमें अधिकता है। तो मिश्रित लाल और पीली मिट्टी वो सवाईमाधोपुर जिले में, भीलवाड़ा में, अजमेर में और सिरोही में पाई जाती है। उदयपुर और राजसमंद में चिक्का दोमट मिट्टी पाई जाती है। ये भी जो मिट्टी है ये क्या है कि ये जो अपना क्षेत्र बनास का जो शुरुआत है वहां पर है, ये बनास नदी की शुरुआत होती है, उसका जो एक भाग बनता है उसके अंतर्गत चिक्का दोमट मिट्टी पाई जाती है। कमी इसमें किसमें है? किसकी है? नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है और कैल्शियम की इसके अंतर्गत है कमी पाई जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और कार्बनिक यौगिकों की कमी पाई जाती है। अधिकता लौह और पोटास की इसमें अधिकता पाई जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अगला वर्गीकरण हो जाएगा जलोढ़ कछारी, जलोढ़ और कछारी मिट्टी, जलोढ़ कछारी मिट्टी। तो जलोढ़ कछारी मिट्टी है वो पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत पाई जाती है, पूर्वी राजस्थान। तो पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत अपने पास क्या है कि जो भी है वो जो क्षेत्र है वो क्या है कि सब क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ और कछारी। जलोढ़ का मतलब क्या हो गया? नदियों द्वारा बहाकर लाई, नदियों द्वारा बहाकर लाई, नदियों द्वारा बहाकर जो मिट्टी लाई गई है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाएगी। अलवर भरतपुर इसके अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? अलवर भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, चंबलवाड़ा परवा क्षेत्र भी इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाएगा। धौलपुर, जयपुर, टोंक और दौसा। जयपुर, टोंक और दौसा, पूर्वी राजस्थान लगभग कंप्लीट इसके अंतर्गत है हो जाएगा। इसकी कमी इसके अंतर्गत क्या है? फास्फोरस और कैल्शियम की इसके अंतर्गत है कमी पाई जाती है। कमी की बात करें तो कमी फास्फोरस और कैल्शियम की कमी पाई जाती है। अधिकता किसकी है? इसमें अधिकता की अगर बात करते हैं तो नाइट्रोजन और कार्बन की इसमें अधिकता पाई जाती है। नाइट्रोजन और कार्बन की अधिकता इसमें पाई जाती है। और ये अगर बात करें तो इसमें फसल तो गेहूं, चावल, कपास और तंबाकू इसके अंतर्गत फसलें होती है। फसलें गेहूं, चावल, कपास और तंबाकू की फसलें इसके अंतर्गत होती है। तो जलोढ़ का मतलब हो गया जो नदी का बहाव वाला क्षेत्र है उसके अंतर्गत कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ कछारी मिट्टी पाई जाती है। और पूर्वी राजस्थान में मुख्य रूप से अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, जयपुर, टोंक और दौसा इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाती है। कमी किसकी? इसमें फास्फोरस और कैल्शियम की इसके अंतर्गत कमी है। अधिकता किसकी है? नाइट्रोजन और कार्बन की इसके अंतर्गत है अधिकता है। फसलें गेहूं, चावल, कपास और तंबाकू आदि फसलें के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अगला जो वर्गीकरण है उसके अंतर्गत बात करते हैं। अगला जो वर्गीकरण है वो हो जाएगा भूरी मृदा। भूरी मृदा यानी भूरी मिट्टी। तो भूरी मिट्टी कहां पर पाई जाती है? तो ये बनास का जो परवा क्षेत्र है उसमें भूरी मृदा पाई जाती है। राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर
और करौली, यानी बनास प्रवाह वाला क्षेत्र है लगभग। बनास प्रवाह, बनास नदी जिस क्षेत्र में प्रवाहित होती है वो क्षेत्र भूरी मृदा वाला कहलाता है। बनास, बी से बनास और बी से भूरी हो जाएगा, भूरी मृदा वाला क्षेत्र है। इस मिट्टी की विशेषता क्या है, कमी इसमें क्या है, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी इसके अंतर्गत है पाई जाती है। मुख्य विशेषता में इतना ही ध्यान में रखना है कि भूरी मृदा बनास का जो प्रवाह क्षेत्र है उसके अंतर्गत पाई जाती है। राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली, और कमी किसमें है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें कमी पाई जाती है। अब एक वर्गीकरण हो जाएगा शिरोजम। शिरोजम, शिरोजम धूसर मरुस्थली या भूरी रेतली, पहले भी अगर हुआ है और थोड़ा सा उसका वर्गीकरण हो जाएगा। धूसर मरुस्थली, शिरोजम धूसर मरुस्थली या भूरी रेतली। रेतली तो है परंतु भूरी है, इसका कण थोड़ा बारीक है, भूरी रेतली। तो भूरी रेतली वाला ये वाला जो क्षेत्र है वो कहां पर हो जाएगा, जोधपुर पाली, जोधपुर पाली और बाड़मेर वाला क्षेत्र हो जाएगा। इसके अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर, और अपने पास हो जाएगा नागौर, सीकर और झुंझुनू इसके अंतर्गत है शामिल हो जाएगा। नागौर, सीकर और झुंझुनू, नागौर, सीकर और झुंझुनू सम्मिलित हो जाएगा। शिरोजम धूसर मरुस्थली और भूरी रेतली मिट्टी है जोधपुर, पाली, जालोर और बाड़मेर, और नागौर, सीकर और झुंझुनू इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। आगे अपन ध्यान में रखना है कि लवणीय मृदा, यानी कि अत्यधिक सिंचाई के कारण जो अंतर्गत जो भूमि की चट्टाने हैं वो नमक क्या है कि फिर ऊपर आ जाता है, और वो वाला क्षेत्र कौन सा हो जाता है, नमकीन मृदा के अंतर्गत, इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाता है। लवणीय मृदा के अंतर्गत सम्मिलित हो जाता है लवणीय मृदा। लवणीय मृदा, लवणीय मृदा के अंतर्गत अपने पास हो जाएगा बीकानेर, गंगानगर, बीकानेर, गंगानगर, और अपने पास हो जाएगा बाड़मेर और जालोर। बाड़मेर लूणी नदी वाला कुआ क्षेत्र हो जाएगा वो, बाड़मेर और जालोर। नमक के का जो कण है उनकी मात्रा अधिक है, ये बीकानेर, गंगानगर और बाड़मेर और जालोर में ये समस्या पाई जाती है लवणीय मृदा की। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि लवणीय मृदा कहां पाई जाती है, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जालोर में। और फिर ये क्या है कि एक प्रकार से समस्या भी है मिट्टी की, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अब अगर अपन बात करते हैं पर्वतीय मृदा की, तो पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा, तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में हो जाएगा अरावली क्षेत्र, अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश, उदयपुर, राजसमंद, अलवर, अजमेर, अजमेर, और अपने पास शिरोई, पाली, शिरोई और पाली, शिरोई और पाली। अब क्या है कि इस क्षेत्र में क्या है कि पहाड़ी प्रदेश है, तो फिर मिट्टी की गहराई कम है। विशेषता क्या हो जाएगी, मिट्टी की गहराई कम है, बहुत कम मृदा है बीच बीच के अंतर्गत है पहाड़ों पर, और ये अनुपजाऊ होती है, इसमें कोई उपज खास नहीं होती है, अनुपजाऊ। ये दो इसकी खासियत हो जाएगी क्योंकि मिट्टी की गहराई कम है और अनुपयुक्त है, खेती के लिए अनुपयुक्त है या फिर अनुपजाऊ है। एक और मिट्टी हो जाएगी अपने पास, हो जाएगी भूरी रेतली कछारी, भूरी रेतली और कछारी। इस मिट्टी का कण है वो बहुत बारीक होता है, और अगर इसके अंतर्गत अगर सिंचाई की जाती है तो ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। तो भूरी रेतली कछारी ये गंगानगर में पाई जाती है, एक तो गंगानगर, अलवर और भरतपुर में, अलवर और भरतपुर में ये मिट्टी पाई जाती है, अत्यधिक उपजाऊ होती है।
अगर इसमें सिंचाई की जाए तो ये बहुत ही उपजाऊ है। तो ये अपने पास मिट्टी का वर्गीकरण हो गया कि कौन सी मिट्टी कहां पर पाई जाती है। इनसे संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी क्या है कि इसके अंतर्गत ये ध्यान में रखा जाता है कि कौन से जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है। उसके बाद में अपन करेंगे जो है वो जो है मिट्टी का वैज्ञानिक विभाजन है, जो क्या है कि विश्व स्तर पर जो यूएसए के वैज्ञानिकों ने किया था उसके बारे में पढ़े अध्ययन करेंगे। इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।